हाय देयर, मेरा नाम विनती शेठ है और हम जो बुक कर रहे हैं उसका नाम है 30 Days to Better English, Learn to Speak and Write More Effectively by Norman Lewis। और हमारे इस चैप्टर का नाम है हाउ टू मेजर योर प्रोग्रेस अ सेकेंड अचीवमेंट टेस्ट। तो हम ये इस चैप्टर को मैंने फिर से दो पार्ट्स को में डिवाइड किया है। ये आपका पार्ट 1 है और पार्ट 1 के अंदर हम बेसिकली जो चीज़ करेंगे वो है हमने अभी तक जो कंसेप्ट्स किए हैं उसको हम रिवाइज करेंगे। सो हियर इट गोज। अ सेंटेंस और अ क्लॉज इज डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मतलब हर सेंटेंस के हम दो टुकड़े करते हैं। मेन पार्ट जो होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं और उस मेन पार्ट के बारे में जो भी चीज़ें लिखी होती हैं, एक्शंस, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा, वो सब प्रेडिकेट होता है। अ सिंगल वर्ड सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गवर्न्स द नंबर ऑफ द वर्ब। तो अगर आपका सब्जेक्ट में सिंगुलर इम्प्लाई हुआ है तो आपके प्लूरल का, आपके वर्ब का जो पर्टिकुलर सिंगुलर या प्लूरल है उसका डिसीजन आप सब्जेक्ट देख के करेंगे। एग्जाम्पल इज डॉग्स बार्क एंड अ डॉग बार्क्स, राइट। तो सब्जेक्ट सिंगुलर था इसीलिए वर्ब हमारा प्लूरल हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट्स रिक्वायर सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स रिक्वायर प्लूरल वर्ब्स। तो वो डॉग बार्क्स और डॉग्स बार्क वाले सेंटेंस में बार्क्स जो है वो आपका सिंगुलर वर्ब है और बार्क है वो आपका प्लूरल वर्ब है। द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज नॉट फाउंड विद इन अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। और बिकॉज हमको सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर नहीं मिलता, हम इसीलिए प्रेपोजिशनल फ्रेज के साथ ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं। The subject of an active verb initiates the action of the verb। तो obviously action किसी को तो करनी पड़ती है या किसी के बारे में होती है, तो बिना सब्जेक्ट के एक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। इफ आई जस्ट से वॉक्स, तो वॉक पर किसने, कहाँ, कैसे, क्यों, राइट। सो मेनी क्वेश्चंस। तो सब्जेक्ट जो है वो आपकी एक्शन इनिशिएट करेगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव वर्ब रिक्वायर्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो हम सब्जेक्ट जो भी एक्शन कर रहा है वो किसी चीज़ के लिए कर रहा है या किसी इफेक्ट या किसी कॉन्सिक्वेंस को दिमाग में रख के कर रहा है, और वो जो हो रहा है या जिसके लिए कर रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो बिना वर्ब के आपके ऑब्जेक्ट का सेंटेंस में कोई मीनिंग ही नहीं है। और फाइनली द एक्टिव वर्ब, द सब्जेक्ट ऑफ अ पैसिव वर्ब रिक्वायर्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। और पैसिव वर्ब कौन से होते हैं? जो कोई टाइप की एक्शन को दिखाते नहीं है, राइट। मतलब आपके एक्शंस के अंदर कोई भी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा फ्रॉम सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, राइट। इसीलिए सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वर्ब हमेशा कोई ना कोई एक्शन की रिक्वायरमेंट करेगा और पैसिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता। एक्टिव वर्ब्स आर ट्रांजिटिव when they have objects। so obviously transitive verbs जो हैं वो सब्जेक्ट से verb की तरफ जो भी एक्शन हो रही है वो ट्रांजिशन दिखाते हैं, और ये ट्रांजिशन होने की वजह से कुछ बार ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ बार ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकते। फिर एक्टिव वर्ब्स आर intransitive when they do not have objects। obviously अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं डालोगे तो ट्रांजिशन नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट्स कभी भी प्रेजेंट नहीं होते। द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज इन नॉमिनेटिव केस, यस। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज इन ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन इज इन ऑब्जेक्टिव केस। और फिर याद करिए द आई इन लाई इज इंट्रांजिटिव एंड द ए इन ले इज पैसिव एंड transitive। so lay is a transitive verb, lie is an intransitive verb, और lay, only lay has a passive verb, right। so इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो I in lie is intransitive और the A in lay is transitive and passive। फिर the perfect tense I used। जब आप परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करोगे तो आपको उसके साथ ऑक्सिलरी लगानी पड़ेगी। ऑक्सिलरी होती है हैज़, हैव और हैड। फिर अगर आप कोई भी टू बी का फॉर्म सेंटेंस में यूज़ कर रहे हो, जैसे इज, आर, वर, हैज़, हैव, शुड हैव, जो भी है, तो वो आपने कॉपुलेटिव वर्ब का इस्तेमाल किया हुआ है।
फिर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉपुलेटिव वर्ब इज इन द नॉमिनेटिव केस। और नॉमिनेटिव केस कौन से होते हैं? आई, ही, हर, शी। और ऑब्जेक्टिव होते हैं मी, हर, हिम। फिर सच अ कॉम्प्लीमेंट मे ऑल्सो बी कॉल्ड प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। तो अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉपुलेटिव वर्ब होगा तो आप उसको प्रेडिकेट नॉमिनेटिव भी बोल सकते हो। और अगर आप भूल गए हो कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट ऐसा वर्ड होता है जो आपका सब्जेक्ट और एक्शन की जो भी वो चीज़ या जो भी लाइक अगर हम बोलेंगे कि आई टुक, राइट, तो मैंने कुछ लिया, पर मैंने क्या लिया, कहाँ से लिया, क्यों लिया, उसका जो वर्ड आंसर देगा, जैसे आई टुक अ बुक, तो इस सेंटेंस में बुक है वो आपका कॉम्प्लीमेंट रहेगा। सिमिलरली एन एलिप्टिकल सेंटेंस इज वन इन विच एन अंडरस्टूड वर्ड और सेवरल अंडरस्टूड वर्ड्स आर ओमिटेड। तब कुछ सेंटेंसेस में आपको कोई वर्ड्स की जरूरत नहीं होती, पर उनको फिर भी ग्रामर ऑफ करेक्ट यूजेज के नाम पे लिखा गया जाता है। सो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम इसको नहीं लिखते क्योंकि ये वर्ड्स बेसिकली रिक्वायर्ड नहीं है, सो और उनका कोई सेंटेंस में फंक्शन नहीं है। तो इन टाइप के सेंटेंसेस को एलिप्टिकल सेंटेंसेस बोला जाता है। फिर अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो अगर हम डिक्लेरेशन देंगे या कोई भी टाइप की घोषणा करेंगे तो वो आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस रहेगा। एन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, अगर किसी भी सेंटेंसेस में सवाल जवाब या कोई टाइप का इंटरोगेशन हुआ तो वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा। फिर एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज कमांड, राइट, जैसे अगर आपकी स्कूल प्रिंसिपल या कॉलेज के डीन से लेटर्स या कॉलेज के डीन से कोई सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट आपकी तरफ आती है तो वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस रहेगा क्योंकि वो बेसिकली कमांड रहता है, राइट। Or an exclamatory sentence makes an exclamation and is followed by an exclamation point. Exclamations is your way to show emotions in the English language. Here a clause also contains a subject and a predicate. A simple sentence has one main clause, मतलब एक simple sentence में एक subject और एक predicate रहता है. A compound sentence has two or more clauses connected by and or but nor for या सेमीकोलन। मतलब कंपाउंड सेंटेंसेस में आपके दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रहेंगे और उनको कंबाइन करने के लिए ये जो सब्जेक्ट्स या प्रेडिकेट्स हैं उनको कंबाइन करने के लिए हमको कोई वर्ड चाहिए और वो जो वर्ड्स अगर आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या एंड बट और मतलब आसान वाले छोटे छोटे वर्ड्स हुए तो वो आपके कंपाउंड सेंटेंसेस हुए। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यही चीज़ के दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रहते हैं और अगर हम इन दो सब्जेक्ट्स या दो प्रेडिकेट्स को कंबाइन करने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या कंजंक्शंस लाइक अनलेस, ऑल्दो, दो, स्टिल, इस टाइप के वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे तो वो हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो कॉम्प्लेक्स वुड बी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब आपका कंजॉइनिंग वर्ड जो होगा या कंजंक्शन होगा वो आपका थोड़ा पिक्यूलियर होगा, राइट। और अगर आप एंड, बट और फॉर ऐसे वर्ड्स यूज करते हो तो आपका कंपाउंड सेंटेंस रहेगा वो। फिर अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इज एनी कंजंक्शन अदर देन दोज इन 27। तो बाय, अरे, एंड, और, बट, नॉर, फॉर या सेमीकोलन को छोड़ के बाकी के जो सारे कंजंक्शंस रहते हैं वो आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन रहेगा। एग्जाम्पल्स फॉर विच आर अनलेस, ईदर, नीदर, ऑल्दो, दो, स्टिल, इवन दो, एट्सेट्रा। फिर अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंटेन क्लॉजेस कनेक्टेड बाय बोथ कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। और कंपाउंड सेंटेंसेस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की कॉम्बिनेशन वाली सेंटेंसेस भी आप कभी कभी एनकाउंटर कर सकते हो। सो ये था हमारा अभी तक का जो भी हमने रूल्स सीखा है वो। फिर ये आपके हैं prepositional phrases like filled with flowers, strikes with servants do not affect the number of the verb। तो कुछ टाइप के जो सेंटेंसेस हैं
उसके साथ हम एसोसिएट कर देते हैं एक टाइप का सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब, राइट। तो उसको उसके अकॉर्डिंग स्लाइड्स हमने प्रीवियस वीडियोस में करी हुई है, तो आप प्लीज़ उधर रेफर करिए अगर आपको याद नहीं आ रहा। फिर कंपाउंड सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एनी सॉर्ट ऑफ वर्ड्स टेक अ प्लूरल वर्ब, राइट। मतलब अगर हम एंड से कनेक्ट करेंगे तो आप ऑब्वियसली एक से ज़्यादा एंटिटी की बात कर रहे हो, तो वो प्लूरल रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नॉर, इधर और, नीदर नॉर, टेक अ सिंगुलर वर्ब। सो अगर आपके पास और या नॉर है तो क्या होगा, आप कोई किसी को चॉइस दे रहे हो, राइट। सो आपके पास इन दी एंड एक ही एंटिटी आएगी, मतलब सिंगुलर वर्ब। और इधर और नीदर नॉर में आप सबसे नज़दीकी वर्ड को रेफर करते हो, और नज़दीकी वर्ड टू द कॉपुलेटिव वर्ब, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में सिंगुलर रहता है, इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड इफ बोथ सच सब्जेक्ट्स रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। और कुछ बार होता है कि जैसे हमने किया था दैट माई बेस्ट क्रिटिक एंड माई बेस्ट फ्रेंड इज माई वाइफ। तो अगर आप सेम इंसान, जो कि नॉर्मल लुइस सर की रियल लाइफ वाइफ के लिए रेफरेंस था, तो अगर आपके पास ऐसे सेंटेंसेस हो जिसमें सब्जेक्ट एक ही है और आप एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि सब्जेक्ट सेम है या एक इंसान की तरफ रेफरेंस दिया जा रहा है, तो आप कंपाउंड सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड के लिए भी सिंगुलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना एंड के साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज करोगे। फिर द प्रोनाउन इन अ कंपाउंड ऑब्जेक्ट इज इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्वियसली, क्योंकि कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके दे विल रिफर टू दिस काइंड ऑफ क्लॉजेस जो आपके रहेंगे, वो कोई टाइप की रेफरेंस देंगे जो कि ऑब्जेक्टिव रेफरेंस ही रहती है। सिमिलरली अ प्रोनाउन इन अ कंपाउंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन इज ऑल्सो इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म। use some form of lie, lay, lane, lying if the word required is intransitive. तो अगेन ये आपका आई इन लाई इज इंट्रांजिटिव, और लाई के सारे फॉर्म्स इंट्रांजिटिव रहेंगे, और द ए इन ले इज पैसिव और ट्रांजिटिव, तो ले के सारे फॉर्म्स आपके ट्रांजिटिव रहेंगे। फिर यूज नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन विच इज आई, ही, शी, वी, दे एज प्रेडिकेट नॉमिनेटिव्स या कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉपुलेटिव वर्ब, और यूज नॉमिनेटिव हूँ एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। और अगर आपको हूँ और whom का चॉइस दिया है तो सब्जेक्ट होगा तो हूँ और प्रेडिकेट होगा तो whom, या ऑब्जेक्ट होगा तो whom। आफ्टर दैन एंड एज fill in the ellipses to determine what case of the personal pronoun is in use। तो अगर आप सेंटेंसेस में th, an और as को यूज कर रहे हो, तो उन टाइप के सेंटेंसेस में मोस्टली क्या होगा, ही इज टॉलर देन आई, राइट, ही इज टॉलर देन डैश, जिसमें आप आपकी बात कर रहे हो। तो आई या मी आप कैसे भरोगे, तो आपको पीछे एलिप्सिस लगानी पड़ेगी, जो इस केस में रहेगा एम। और द मोमेंट यू पुट दिस, आपको पता चल जाना चाहिए कि आप नॉमिनेटिव केस ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन ही इधर यूज कर सकते हो। तो योर आंसर वुड बी ही इज टॉलर देन आई, और एम आपका एलिप्सिस है। तो आप लिखो ना लिखो, पर आपके एरर करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आप इस हिसाब से एरर्स को ढूंढ सकते हो या रेक्टिफाई कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अगर आपको इन किसी भी पॉइंट्स के अंदर डाउट हो तो रिफर टू द प्रीवियस वीडियोस, और अगर आपका डाउट फिर भी क्लियर ना हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स और द Q&A सेक्शन। I will try to rectify your doubts to best of my abilities। तो आप मुझे अनअकैडमी के सारे प्लेटफॉर्म्स पर बिनती 157 पर अप्रोच कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू रेट, रिव्यू, recommend, share and subscribe। Have a beautiful day।